हेलो। चलो, अच्छा हमने क्वेश्चंस कैपिटल गेन के करने थे आज। 17 क्वेश्चन तक तो हम कर चुके थे। ये मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आज आपको करवा रहा हूँ। आज चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा आपको, ठीक है? वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग। चलो आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको 4 इंडिविजुअल्स का केस दे रखा है। मिस्टर ए एज 45, बी 62, सी 81 और डी 82। ए रेजिडेंट है, बी नॉन रेजिडेंट है, सी रेजिडेंट है, डी नॉन रेजिडेंट है। टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी आपको गिवन है। तो मुझे बताओ, टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी यानी आप सिंपल वर्ड्स में आप इसे ना अदर इनकम्स कह लो, अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 240, 280, 590, 480 और एलटीसीजी आपको चारों का दे रखा है। चलो एक काम करेंगे, चारों की हम निकालेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। हेडिंग जरा लिखना मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, चलो। अच्छा, पहला है मिस्टर ए। काम की बातें क्या है? एज कितनी है? पढ़ो जरा, पढ़ के बताओ। 45 और क्या है बताओ आपका? रेजिडेंट। ठीक है, चलो इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, इसकी टोटल इनकम आपको कितनी दे रखी है? इसकी टोटल इनकम आपको अदर देन एलटीसीजी दे रखी है 240। तो यहां पर लिखोगे टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी आपको दे रखी है 2,40,000। ठीक है, और इसका एलटीसीजी आपको दे रखा है 15,000 का। अब देखने वाली बात पता है क्या है? ये जो एलटीसीजी है ये कहां से आया है? फ्रॉम सेल ऑफ वेकेंट साइट। यानी पता है क्या हो सकता है कि मिस्टर ए ने अपनी कोई जमीन, खाली पड़ी हुई जमीन उसने बेची हो, बेच के उसे 15,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 112। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, चलो करना शुरू करो सब। अच्छा मुझे ना अब ध्यान से सुनना। अब पहले एक काम करेंगे, पहले हम टैक्स निकालेंगे उसका, टैक्स ऑन टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी पे। अदर देन एलटीसीजी, सुनना ध्यान से। पहले हम उसका टैक्स निकालेंगे ऑन इनकम अदर देन एलटीसीजी। सुनो मेरी बात, उसकी बताओ एलटीसीजी के अलावा टोटल इनकम कितनी थी? 2,40,000। अच्छा, इस टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होता है नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। मतलब एज 45 है, एज 45 है मतलब 2.5 लाख वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा। बताना 2.5 लाख रुपए तक क्या है? नील है। मुझे बताओगे 2.5 लाख, कल मैंने इस 2.5 लाख को एक नाम दिया था, बताओ क्या? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो बताओ 2,40,000 की उसकी टोटल इनकम है, 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्टी है, तो ये पूरा 2,40,000 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब ये टैक्स तो आ गया उसका नील। अच्छा, ये तो हो गया किस पे? अदर इनकम्स पे। अब हम निकालेंगे टैक्स ऑन
LTCG, ध्यान से देखना, टैक्स ऑन LTCG। अच्छा, LTCG कितना है, ब्रैकेट्स में लिखना 15,000। और मैंने कल आपको एक केस करवाया था अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। वो केस क्या कहता था, अगर आप अपनी पूरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट अदर इनकम्स में से नहीं ले पाए तो बचा हुआ अनएग्जॉस्टेड आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए में से, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए में से। अब मुझे बताओ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसकी कितनी थी, 2.5 लाख। 2,40,000 का बेनिफिट तो उसने ले लिया, कितना और ले सकता है, 10,000 रुपए का और ले सकता है, तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचता है 5,000, जिसपे टैक्स रेट है फ्लैट 20% का। तो 1,000 का टैक्स आ गया, अगर टोटल करें तो उसका टैक्स 1,000 आता है। अच्छा याद करो अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, याद करो हमने एक रिबेट का केस किया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में अंडर सेक्शन 87A का। यह केस कहता था अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो उसको रिबेट मिलेगी, सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी। जरा चेक करो ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, मुझे अपने आप बताओ जरा, मुझे अपने आप बताओ। इंडिविजुअल का केस है मिस्टर ए, रेजिडेंट है और टोटल इनकम एडअप करो, 2,55,000 रुपए की टोटल इनकम है उसकी। तो बताओ इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे रिबेट मिलेगी, कितनी रिबेट थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितने रुपए की रिबेट है, अमाउंट ऑफ टैक्स जितना टैक्स बन रहा है और 12,500 दोनों में से जो भी लेस है, तो टैक्स बन रहा है उसका 1,000 रुपए, टैक्स बन रहा है 1,000 रुपए और 12,500 दोनों में से विच एवर इज लेस, है ना। तो बताओ कौन सा लेस आ गया, 1,000। तो 1,000 की उसको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A, ये लो 1,000 रुपीज की रिबेट, तो उसका टैक्स पेबल निल आ गया, टैक्स पेबल निल। ठीक है, कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लो मिस्टर ए का केस, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा मिस्टर बी का केस करेंगे। मिस्टर बी, पहले बताओ मिस्टर बी की एज क्या है। मिस्टर बी की एज है आपकी 62 और वो नॉन रेजिडेंट है। चलो आ जाओ उसका टैक्स निकालते हैं। पहले मुझे उसका बताओ क्या क्या दे रखा है। उसकी टोटल इनकम दे रखी है अदर देन LTCG। अच्छा, उसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है 2,80,000 और उसका LTCG आपको दे रखा है 10,000। अब पढ़ो ये LTCG कौन सा वाला है। ये LTCG आया था फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स
एसटीटी पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। अब याद करो हमने कल एलटीसीजी के दो सेक्शन करे थे, 112 और 112 ए। अगर आप एक बार 112 ए देखो तो 112 ए कब अप्लाई करता है? एलटीसीजी ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और शर्त थी आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा हो, परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी। नोटिस करो, ये 10,000 का कैपिटल गेन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के थ्रू आया है। एसटीटी सेल पे भी पे करा है और परचेज पे भी पे करा है, मतलब ये एलटीसीजी आएगा अंडर सेक्शन 112 ए। पक्का? चलो अब हम निकालेंगे इस पे टैक्स। पहले तो निकालेंगे अदर इनकम्स पे। निकालो टैक्स ऑन टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी। ध्यान से करना है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से, जरा ध्यान से। उसकी एज 62 है, लेकिन वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। और अगर आपको याद हो तो नॉन रेजिडेंट चाहे 60 से कम का हो, चाहे 60 से 80 के बीच का हो, या 80 से ज्यादा का हो, 2.5 लाख वाला स्लैब ही अप्लाई करता है। मतलब यही 2.5 लाख क्या होगी? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। चलो निकालो। 2,80,000 में से 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया, कितना बचा? 30,000। उस पे कितना परसेंट टैक्स है? 5% का टैक्स है। तो 30,000 पे 5% कर दो जरा। 30,000 पे 5%, यह आ जाएगा 1,500 रुपए का टैक्स। ठीक है। अच्छा अब निकालो टैक्स ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए। कितना दे रखा है? 10,000। और अगर आपको 112 ए याद हो तो उसमें एक शर्त थी। क्या शर्त थी बताओ? 1 लाख रुपए तक का एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होता है, तो ये पूरा 10,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नील। 1,500 रुपए। अच्छा अच्छा, क्या मिस्टर बी को रिबेट मिलेगी? याद रखना, रिबेट सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है, वो नॉन रेजिडेंट है। नो रिबेट। सीधे क्या ऐड करोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। तो 60 रुपीस का सेस आ जाएगा, तो टैक्स बन गया 1,560 रुपीस। यह आपका टैक्स आ गया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो मिस्टर बी का केस। मेरे ख्याल से सेक्शंस याद हो रहे हैं सबको। फिर करेंगे मिस्टर सी का केस। चलो यहीं पर कर लें। आ जाओ मिस्टर सी का केस करते हैं। मिस्टर सी, मुझे बताओ मिस्टर सी की पहले एज बताओ क्या है? 81, रेजिडेंट है। चलो बताओ जरा मिस्टर सी की टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी कितने रुपीस की है? टोटल इनकम 5,90,000 रुपीस की है, और उसका एलटीसीजी है 60,000 रुपीस का। अच्छा, ये एलटीसीजी कहां से आया है? फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। याद करो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है। और अगर आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 याद हो तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट, और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आता ही नहीं है। मतलब ये कैपिटल गेन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। रीजन लिख लेना क्यों एग्जेम्प्ट है। सिंस long term capital gain arises on sale of rural
एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट अ कैपिटल असेट, तो वो कैपिटल असेट नहीं होता है। तो ठीक है, इसे तो मैं काट ही देता हूं, ये तो एग्जेम्प्ट हो गया ना, तो इस पे तो टैक्स आना ही नहीं है। बस अब टोटल इनकम पे निकाल दो। चलो पहले एक बात बता दो, एज 81 है मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी चलेगी इसके ऊपर? 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा। चलो निकालो, टैक्स ऑन टोटल इनकम, 5,90,000 की टोटल इनकम में से 5 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट हो गया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, बचा 90,000, उस पे 20% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता है, तो 18,000 रुपए का टैक्स। अच्छा, क्या रिबेट मिलेगी? याद रखना, रिबेट मिलने की 3 शर्तें थी। पहली बात क्या, इंडिविजुअल होना चाहिए, है, रेजिडेंट होना चाहिए, है, इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, नो रिबेट। सीधे क्या ऐड हो जाएगा? सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, 720 रुपीज का सेस ऐड हो जाएगा, तो टैक्स पेबल आ गया 18,720। ये आपका टैक्स पेबल आ गया मिस्टर सी का। चलो कॉपी करो, फिर मिस्टर डी का केस करेंगे। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन सबको क्लियर हो रही है? चलो अब आ जाओ आपके मिस्टर डी का केस। मिस्टर डी, पहले बता दो एज क्या है? एज है 82 और नॉन रेजिडेंट है। अब अपने आप बताओ, नॉन रेजिडेंट है तो एज मैटर नहीं करती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? 2.5 लाख रुपए एप्लीकेबल होगी। अब बताओ उसकी टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी कितनी है? उसकी टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी 480। ठीक है, और एलटीसीजी तो उसका कोई है ही नहीं, तो चलो सीधा सीधा काम है, टैक्स निकाल दो ऑन टोटल इनकम। 4,80,000 में से 2.5 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, बचा 2,30,000 रुपए, उस पे 5% का टैक्स रेट है, तो 11,500 का टैक्स आ गया। अच्छा, रिबेट आएगी? नहीं, नॉन रेजिडेंट है, सीधे सेस आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, तो 460 रुपीज का सेस, तो 11,960 आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। सिंपल। चलो कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो अब आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹75 lakh arising from transfer of building on 1st May 19 will be exempt from tax। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से। मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 lakh arising from transfer of building on 1st May 19 will be exempt from tax if such capital gain is invested in bonds redeemable after 5 years issued by NHAI under section 54 EC। अब पता है, अगर आपको सेक्शन 54 EC याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, बेचने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है,
और आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां पर? बॉन्ड्स में। किसके बॉन्ड्स? एनएचएआई के बॉन्ड्स ले सकते हो या आरईसीएल के बॉन्ड्स ले सकते हो, लेकिन दोज बॉन्ड्स मस्ट बी रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। अगर आप करते हो तो आपका एलटीसीजी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी, आप बॉन्ड्स मैक्सिमम 50 लाख के ले सकते हो, उससे ज्यादा के तो आप ले सकते ही नहीं। अच्छा, अब ये सुनना, देखो उसने कहा, यहां पर शर्तें देखना, शर्तें। उसने कहा हमने बिल्डिंग ट्रांसफर करी है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहली शर्त तो सेटिस्फाई हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेकंड शर्त भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी, हमने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड्स में, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, इशूड बाय एनएचएआई, तो तीसरी शर्त भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन दिक्कत क्या है? आप ने बॉन्ड्स खरीद लिए 75 लाख रुपए के। मुझे बताओ, अगर आप बॉन्ड्स 75 लाख रुपए के खरीदते हो तो यह स्टेटमेंट ट्रू है? क्या बताना है? एग्जामिन वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? 54 ईसी में आप 75 लाख के बॉन्ड्स खरीद सकते ही नहीं। आप मैक्सिमम कितने के बॉन्ड्स खरीद सकते हो? 50 लाख के बॉन्ड्स ही आप खरीद सकते हो। तो 75 लाख में से 50 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 ईसी, और बचा हुआ 25 लाख क्या होगा? टैक्सेबल। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लें। चलो आंसर लिखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 2, 19th क्वेश्चन लिखो। द गिवन स्टेटमेंट is false since under section 54 EC bonds can be purchased for a maximum of rupees 50 lakh. Therefore, out of LTCG of rupees 75 lakh, comma, rupees 50 lakh can be exempt under section 54 EC and balance 25 lakh will be taxable. तो याद रखना, ये गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। आप 54 ईसी में 75 लाख के बॉन्ड्स खरीद सकते ही नहीं। आप मैक्सिमम कितने के बॉन्ड्स खरीद सकते हो? आप 50 लाख के बॉन्ड्स क्या कर सकते हो? परचेज। लिख लो, सिंपल सा था। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी छोटा सा ही है। चलो करें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, वो भी सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या, मिस्टर सी परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20, 2017। डेट पे ध्यान देना जरा इस क्वेश्चन में। कब खरीदा था रेजिडेंशियल हाउस? 20 जुलाई को। अच्छा, 10 लाख का। एंड मेड सम एडिशंस टू द हाउस, मतलब
इंप्रूवमेंट किया है आपने 2 लाख रुपए का अगस्त में। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल में बेच दी 2019 20 लाख की। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही स्पेंट 5 lakh to purchase another house property in September. What is the amount of capital gain taxable in hands of Mr. C for assessment year 2021? चलो मुझे एक बार बताओगे निकालना क्या है? What is the amount of capital gain taxable in hands of C? चलो स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। बनाओ मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। क्या आता है सबसे पहले? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पढ़ के बताओ कितने का बेचा? 20 लाख का। अच्छा अब बताओ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? आपने जुलाई में खरीदा था, जुलाई 17 को, और अप्रैल 19 को बेच दिया, मतलब 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही बेच दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म होता है। इस केस में 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म होगा। क्या आएगा? खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने का खरीदा था? 10 लाख का। अच्छा, और आपने क्या करा? उसके इंप्रूवमेंट पे खर्चा करा 2 लाख का। इंडेक्सेशन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख। बस। अब बताओ मेरा एलटीसीजी क्या आता है? मेरा एलटीसीजी सॉरी एसटीसीजी, मेरा एसटीसीजी कितना आता है? 8 लाख रुपीस का एसटीसीजी आता है। अब ध्यान से सुनना, जरा काम की बात करेंगे। अब आओ क्वेश्चन पे। थर्ड लाइन, आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही स्पेंट 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी इन सितंबर। अच्छा एक बार याद करो, सेक्शन 54, मेरी बात सुनना, सेक्शन 54 में अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो, क्या बेचते हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और उसकी जगह एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो, पक्का? तो याद रखना आपको एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 54। कितनी? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख। और कैपिटल गेन कितना है? 8 लाख। दोनों में से विच एवर इज लेस, तो 5 लाख क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, सेक्शन 54 के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होता है। जबकि यहां पर आपको क्या आया है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितने रुपए की मिलेगी, तो क्या कहोगे? निल। क्यों निल? क्योंकि याद रखना सेक्शन 54 में एसटीसीजी इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54। एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होता है, एसटीसीजी एग्जेम्प्ट नहीं होता है। तो आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल आएगा? पूरा 8 लाख। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलो कॉपी करो, कॉपी करो। फिर हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, ठीक है? चलो अच्छा अब आ जाओ जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मिस्टर मिथुन, ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मिस्टर मिथुन परचेज्ड
100 equity shares of Messrs Good Money Limited on 1st April 2005, important है ये डेट, at the rate of 1000 per share in public issue by paying STT, Securities Transaction Tax. Company allotted bonus shares in the ratio of 1:1. तो एक के बदले एक शेयर का बोनस, तो 100 शेयर के बदले 100 शेयर्स का बोनस, तो 100 बोनस शेयर्स आ गए. On 1st December 18, he also received dividend of 10 per share on 1st May 19. फिर देखो, he has sold all the shares on 1st October 19 at the rate of 4,000 per share through a recognized stock exchange and paid brokerage of 1% and STT of 0.02% to celebrate his 75th birthday. फिर क्या है? Compute his total income and tax liability for assessment year 2021, assuming that he is having no income other than given above. FMV of shares on 31st Jan 18 is 2000. बहुत ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से. चलो सॉल्व करना शुरू करेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 21, साथ साथ ना मेरे क्वेश्चन जरा पढ़ना. देखो अच्छा, क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से. मिस्टर मिथुन परचेज्ड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स गुड मनी. अब सुनो, मुझे बताओ, मैं पहले थोड़ा सा समझ लें. पहले 1 अप्रैल 2005 को मिस्टर मिथुन ने 100 शेयर्स खरीदे थे एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर, ठीक है, और परचेज पे क्या पे करा था? एसटीटी पे करा था. फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर 18 को कंपनी ने उसे बोनस शेयर्स दिए, एक के बदले एक, तो 100 के बदले 100 बोनस शेयर्स. अच्छा, बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बताओ, नील माना जाता है ना. अच्छा, डिविडेंड भी मिला है, डिविडेंड पे बाद में आएंगे. ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर्स. अब मेरे को बताओ, आपके पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? 200 शेयर्स हो गए ना. अब हुआ क्या? उसने 200 के 200 शेयर मार्केट में क्या कर दिए? सेल. अब सुनो सुनो, अब मुझे ना एक बार बताओ, ये 200 शेयर्स सेल कब करें? डेट बताओ. 1 अक्टूबर 19 को, है ना. चलो मेरी बात सुनना ध्यान से. अब पता है, आप ना 200 शेयर्स का कैपिटल गेन एक साथ नहीं निकालोगे. रीजन है ना उसका, ये जो 100 शेयर थे, ये 1 अप्रैल 2005 को खरीदे थे और 1 अक्टूबर 19 को बेचे हैं, तो इस पे तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और बोनस शेयर्स 1 दिसंबर को खरीदे थे, 1 अक्टूबर 19 को बेच दिए, 12 महीने से कम का पीरियड है, तो इस पे आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो दोनों की कैलकुलेशन अलग करोगे. बनाओ पहले, मेरे साथ साथ लिखना. स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन. पहले हम कैपिटल गेन निकालेंगे ओरिजिनल शेयर्स पे, जो 1 अप्रैल 2005 को खरीदे थे. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ. 1000 शेयर्स. एक शेयर कितने का बेचा था? 4000 रुपए का. तो 1000 शेयर्स बताओ. 100 शेयर्स, सॉरी, तो 4 लाख रुपए आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. माइनस ध्यान से जरा इंपॉर्टेंट बात है. मुझे एक बार बताओ कि सेल पे क्या आपने एसटीटी पे करा है या नहीं? सेल पे भी आपने एसटीटी दिया है. अब सुनो, आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की सेल करी है, सेल पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है,
एसटीटी परचेज पे भी दिया है, सेल पे भी दिया है, सारी शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा अंडर सेक्शन 112 ए। और अगर आपको 112 ए याद हो ना, तो मैंने उसमें बताया था इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ऑल्दो वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। सुनना ध्यान से, काम की बात कर रहा हूं। याद आती है कोई बात? 112 ए हमने डिटेल में डिस्कस किया था। याद है मैंने उसमें एक बात कही थी कि 112 ए आया था फाइनेंस एक्ट 2018 में। फाइनेंस एक्ट 2018 आया था 1 फेब 18 को। अब गवर्नमेंट ने कहा था, लिखना मत, कि जिसने शेयर 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे हैं, मतलब 31 जनवरी 18 को या उससे पहले खरीदे हैं, फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले खरीदे हैं, उसको हम एक बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बराबर नहीं माना जाएगा। मतलब मिस्टर मिथुन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 1000 रुपए नहीं माना जाएगा। उसे बेनिफिट क्या दिया गया था? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओ, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, क्या थी बताओगे जरा? हायर ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, वर्किंग नोट, cost of acquisition will be higher of, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 पर शेयर और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जैन 18 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो बताओ जरा, बताओ एफएमवी एज ऑन 31 जैन 18 कितनी है? लास्ट में दे रखी है आपको 2000 रुपीज पर शेयर, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4000 पर शेयर। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा लोगे? इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो ये आ जाएगा लोअर 2000। फिर 1000 और 2000 दोनों में से जो भी क्या है? हायर। तो बताओगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन जाएगी? 2000 पर शेयर होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 100 शेयर्स हैं, एक शेयर की 2000, तो 1000 शेयर्स की 2 लाख। और याद है आपको ये बेनिफिट क्यों दिया गया था? रीजन क्या था? क्योंकि पता है गवर्नमेंट का कहना क्या था कि जिन्होंने शेयर 31 जैन 18 से पहले खरीदे हैं ना, उन्होंने ये सोच के खरीदे होंगे कि हमारा एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। उन्हें यह नहीं पता था कि 112 ए आ जाएगा सेक्शन 1038 की जगह, और उनका एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होने के बजाय क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इसलिए उनको यह बेनिफिट दिया गया। माइनस, अच्छा और क्या क्या दिया है सेल पे? ब्रोकरेज कितनी? 1%। 1% किसका करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का, 4 लाख का 1% 4000। और क्या दिया है? एसटीटी। याद करो क्या बताया था मैंने? एसटीटी का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो बताओ मेरा एलटीसीजी कितना आ गया? 1,96,000। चलो यहां तक पहले कॉपी करो, फिर हम आगे बात करते हैं।
कर लिया सबने कॉपी? चलो, ये तो हो गया एलटीसीजी ओरिजिनल शेयर्स पे। अब हम निकालेंगे एसटीसीजी बोनस शेयर्स पे। चलो, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन, अब किस पे निकालेंगे? बोनस शेयर्स पे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने बोनस शेयर्स थे? 100। एक बोनस शेयर बिका 4000 का, तो 100 शेयर्स 4 लाख के, माइनस एसटीसीजी है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। अच्छा, ब्रोकरेज दी है कितनी? 1%, तो 4000 रुपए की ब्रोकरेज, तो एसटीसीजी आ गया 3,96,000 का। और आपको याद होगा एसटीसीजी ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जिसपे आपने ट्रांसफर पे एसटीटी दिया हो, वो टैक्सेबल होता है 111A में। तो ये 396 टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 111A। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ और मुझे बताओ निकालना क्या था। कंप्यूट हिज टोटल इनकम। चलो बनाओ स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने से पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे। कैसे? पांचों हेड्स को ऐड अप करके। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही हेड है, कैपिटल गेन। दो कैपिटल गेन है, एक है एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A 3,96,000 का, और एक ऊपर आया था एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, वो आया था 1,96,000 का। तो अगर टोटल करें इसका 3,96,000 प्लस 1,96,000, 592,000, ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अभी फिलहाल कोई डिडक्शंस है नहीं अंडर चैप्टर 6 से, कोई नहीं, तो टोटल इनकम कितनी आ गई? 5,92,000 आपकी टोटल इनकम आ गई। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं जो आपके दिमाग में ना एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर उसे डिविडेंड भी तो मिला है 10 रुपीज पर शेयर का। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, वो मैंने अभी करवाया नहीं है, अदर सोर्सेज चैप्टर में आपको करवाऊंगा। डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के हैंड्स में डिविडेंड इनकम, नोट चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, नोट डिविडेंड इनकम is exempt in hands of shareholder under section 10 subsection 34। तो ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1034। चलो खैर, टोटल इनकम आ गई 592। अब बताओ मुझे क्या निकालना था? टैक्स भी निकालना है। चलो निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अच्छा, पहले लिख लो, यहां पर दो हैं, एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी है 396 का, ब्रैकेट्स में लिखना, और एलटीसीजी है 196 का, ब्रैकेट्स में लिखना, माइनस। सुनो 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 ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, मिस्टर मिथुन की एज क्या है? मुझे बताओ। लिखा हुआ है थर्ड पैराग्राफ में, उसने अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसका मतलब सीनियर सिटीजन है। लिखा हुआ है कुछ रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, एक रीडिंग मारना। मेरे ख्याल से कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट मान के चलें,
और अगर वो रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख वाला स्लैब अप्लाई करता है, तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो गई? 3 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, उसकी अदर इनकम्स तो कोई है नहीं, अगर अदर इनकम्स होती तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट पहले अदर इनकम्स में से लेता, अगर कुछ बच जाता तो एसटीसीजी और एलटीसीजी में से लेता। अब अदर इनकम्स तो है नहीं, तो बताओ वो ये पूरी की पूरी, अपने आप बताओ ना, ये पूरी की पूरी अनएग्जॉस्टेड ही तो हो गई। जब अदर इनकम्स है ही नहीं तो सारी की सारी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 ए में से भी ले सकते हो और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए में से भी ले सकते हो। सोच के बताओगे पहले किस में से लूं? पहले लेना एसटीसीजी में से। क्यों? क्योंकि एसटीसीजी पे ना टैक्स रेट हायर है 15%, एलटीसीजी पे 10% है अंडर सेक्शन 112 ए। तो पहले एसटीसीजी में से लो, पूरा 3 लाख आ गया, तो पूरा 3 लाख यहीं से ले लेता हूं, बचा कितना? 96,000, उस पे 15% का टैक्स, तो 14,400 का टैक्स। अच्छा बताओ, सारी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले लिया, अब इस पे टैक्स निकालो 196 पे। 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन था ना अंडर सेक्शन 112 ए, इस पे 10% है, तो 9600 का टैक्स आ जाता है। तो टोटल कितना आ गया? 24,000। रिबेट आएगी नहीं, क्यों? टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड कर गई है, नो रिबेट। सीधे क्या ऐड कर दूं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, तो 960 का सेस आ गया, तो 24,960 आपकी क्या हो गई? टैक्स लायबिलिटी। लो, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, फिर हम आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर का। वो वैसे करा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन। देखो, आरव कन्वर्ट्स हिज प्लॉट, करा भाई एक चीज हमने, आरव कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड, converts his plot of land purchased in July for 80,000 into stock in trade। याद करो, अगर आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो उसे ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, और कैपिटल गेन अराइज करेगा, कैपिटल गेन अराइज करेगा इस केस में। क्या राइज करेगा? कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 करवाया हुआ है मैंने आपको, पढ़ना एक बार, रीडिंग मारना। याद करो, कैपिटल गेन लेकिन अराइज उस साल करता है जिस साल आप स्टॉक की सेल करोगे, और स्टॉक बिका कब? जनवरी 20 में, मतलब 1920 फाइनेंशियल ईयर में बिका है। एक बात याद रखना, आपने कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट 18-19 में करा, बात समझो, कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट 18-19 में करा, और स्टॉक बिका कब? 19-20 में। तो याद रखना, कैपिटल गेन 19-20 में आएगा, लेकिन ट्रांसफर ये 18-19 का माना जाएगा, ऑल्दो कैपिटल गेन 19-20 में आएगा। और इसमें याद है एक बात, जिस साल स्टॉक बिकेगा ना उस साल दो चीजें आएंगी, याद करो कौन सी? कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा, स्टॉक को बेचने पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी आता है, मतलब दोनों ही चीजें आएंगी।
चलो निकालते हैं, करा हुआ इसका क्वेश्चन हमने, आ जाओ। पहले निकालते हैं कैपिटल गेन, कौन से साल में आएगा? 1920 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कुछ याद आता है? इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को 3 लाख को माना जाता है क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसका ना आपको प्रॉपर रीजन भी दिया था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 लाख को क्यों माना जाता है। क्या रीजन था? मैंने ये कहा था आप ये मत मान के चलो कि हमने कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट किया है, आप ये मान के चलो हमने कैपिटल असेट बेचा है। अगर बेचा होता तो किस प्राइस पे बेचा होता? फेयर मार्केट वैल्यू पे, मतलब 3 लाख पे बेचा होता। माइनस लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओगे इस लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 80,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, ये ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा? जिस साल कन्वर्जन हुआ 1819 का, और 1819 का CII 280 है, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 34 का, नीचे दे रखा है आपको 109। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 205,505। लो, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 94,495। अच्छा अब बताओ, इसी साल में कैपिटल गेन के अलावा और क्या आएगी? PGBP भी आएगा। तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैसे निकालोगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन? सिंपल, सेल माइनस कॉस्ट। बताओगे वो स्टॉक मार्केट में कितने का बिका? 3,25,000 का। अब बताओगे कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी वो बिजनेस के लिए क्या होगी? कॉस्ट 3 लाख। एक बार ना सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 रेफर भी कर लेना एक बार। तो 25,000 आपका होगा बिजनेस इनकम। बस ये आपके क्वेश्चंस हो गए, काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए इस चैप्टर के। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसे, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार ना आज सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एक बार आज रेफर करना, याद आएगा आपको। पूरा करा था डिटेल में, वीडियो भी है अपलोडेड यूट्यूब पे, आप देखना चाहोगे एक बार देख लेना। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। ठीक है, हो गया सबका। चलो थैंक यू, कल से आपका नया चैप्टर शुरू करते हैं।